हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री वर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की, राइट, जहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते क्या हैं, है ना, और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी बात की थी। तो आज वाले सेशन में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि एनेंशियोमर होता क्या है, डाइस्टेरियोमर क्या होता है, और फिर आपका मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, राइट। साथ में देखेंगे कि गैसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है। देन अच्छा, इनको जो समझने वाला तरीका है कि मतलब उनके स्ट्रक्चर से हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एनेंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। तो आरएस नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं नॉर्मल, वो आपसे आरएस निकालना पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्ट्रक्चर देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये एनेंशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है कि आपके मीजो कंपाउंड है। तो उस केस में भी आपका जो आरएस है वो आपको हेल्प करता है। तो कैसे हम आरएस नोमेनक्लेचर देते हैं उसको हम सबसे पहले समझेंगे। फिर इसके बाद में हम जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनकी बात कर लेंगे, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर है, जिसको हम बोलते हैं आरएस नोमेनक्लेचर, राइट। देखो इसको किसने दिया था, तो कान, प्रिलॉग और इंगोल ने दिया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको सीआईपी गोल भी बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट का नाम है कान, प्रिलॉग और इंगोल्ड। तो इन तीनों के नाम पे इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीआईपी गोल। क्या होता है सीआईपी गोल, जिसके बेसिस पे हम आर और एस नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे, वो समझते हैं। देखो पहले आप इनकी फुल फॉर्म याद रखना। आर का मतलब है रेक्टस, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट। और एस का फुल फॉर्म होता है सिनिस्टर, जो ये भी आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेफ्ट। तो इनके बारे में समझते हैं हम थोड़ा डिटेल में कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास होगा कैसा कंपाउंड, कायरल कंपाउंड होगा। जैसे आपको हम एक यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। सपोज अपने पास है कुछ ऐसे, कुछ हमने ऐसे दे दिया, ए बिलो द प्लेन हाइड्रोजन को लगा दिया, यहाँ पे हम बी आर को लेके आ गए, और आप यहाँ पे एक फ्लोरीन को लगा दो ऐसे। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब अपने पास कोई कायरल कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या है, लास्ट क्लास में बताया था आपको हमने, कि जब कोई कार्बन सेंटर चार अलग अलग ग्रुप से, चार अलग अलग एटम से जुड़ा होगा तो उसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो चार अलग अलग ग्रुप से अटैच है, तो इसलिए कैसा हो गया कायरल सेंटर। इसको हम स्टार लगा के दिखाते हैं, राइट। तो कायरल सेंटर होना चाहिए, उसी में हम आरएस को डिफाइन करेंगे। ये थ्री डी रिप्रेजेंटेशन है। आपको हमने बताया था कि जो सॉलिड लाइन है वो दिखा रही है कि वो एटम आपके इन दी प्लेन है, डैश लाइन आपको बता रही है कि बिलो दी प्लेन है, और एबव दी प्लेन जो लाइन है वो आपको दिखा रही है बेज लाइन, कि वो ब्रोमीन एटम जो है वो प्लेन से ऊपर की तरफ है, राइट। तो ये थ्री डी रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल का हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले देनी है प्रियोरिटी। हमें क्या देनी है, इनको प्रियोरिटी नंबरिंग करनी है। प्रियोरिटी किसके बेसिस पे देनी है, तो वो आपको याद रखना, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रियोरिटी देनी है, ठीक है, देते हैं। देखो, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे यदि एटॉमिक नंबर तो किसका सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन को हम नंबर वन दे देंगे। इसके बाद देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कार्बन से भी ज्यादा, तो दूसरा नंबर हम फ्लोरीन को दे देंगे। फिर तीसरा नंबर किसका आएगा, कार्बन का आएगा। और फिर सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का, तो इसको हम फोर्थ प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, जब अपने पास कोई कायरल कंपाउंड है तो हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे, यहाँ पे आप कैसे डिफाइन उसको प्रायोरिटी दोगे ग्रुप्स को, तो बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसको प्रायोरिटी सबसे पहले दे दोगे आप। तो वन ब्रोमीन को दी हमने, सेकंड फ्लोरीन, तीसरा अपना कार्बन हो गया, और चौथा अपना हो गया हाइड्रोजन। परफेक्टली फाइन। इसके बाद प्रायोरिटी देने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ लगा है, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, राइट, अटैच्ड ऑन बिलो द प्लेन। यदि वो आपका बिलो द प्लेन पोजीशन पे अटैच है, देन क्या देखना है आपको, देन आपको रोटेशन चेक करना है। क्या चेक करना है, रोटेशन। कैसे देखो, आप वन से टू, टू से थ्री जाओगे, ठीक। यदि आप वन से टू, टू से थ्री गए और आपको रोटेशन मिले कैसा, क्लॉकवाइज,
तो उसका मतलब होगा कि वो आपका एस है, सॉरी, क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम आर बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आप उसको एस बोल दोगे, है ना। देखो आप समझ सकते हो, राइट साइड है ना, आर का मतलब क्या होता है, राइट साइड। तो जब आपका रोटेशन यदि राइट साइड होगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। ठीक। तो ये ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, प्रायोरिटी देने के बाद हम रोटेशन चेक करेंगे कि वो रोटेशन किस तरीके का है। क्लॉकवाइज होता है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिर वो आपका एस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप चेक करके देखते हैं। देखो 1 से 2, 2 से 3 जाना है तो 1 से 2, 2 से 3। आपको 4 से कोई मतलब नहीं, तो हम कैसे जा रहे हैं, देखो उल्टी दिशा में, घड़ी के उल्टी दिशा में, है ना। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हम गए। ठीक। हमने देखा नंबरिंग करने के बाद, प्रायोरिटी देने के बाद हम 1 से 2, 2 से 3 गए। तो ये किस तरीके से हम जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और जो फोर्थ वाला ग्रुप है वो कहाँ पे लगा है, देखो वो लगा है बिलो दी प्लेन। हाइड्रोजन फोर्थ नंबर पे था, जो किसकी जगह पे लगा है, बिलो दी प्लेन लगा हुआ है। तो बिलो दी प्लेन है तो इसको हम क्या बोल देंगे, देखो बिलो दी प्लेन होना चाहिए। और साथ में क्या है, रोटेशन कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये कैसा हो गया, एस हो गया आपका। तो इस तरीके से हम आरएस को डिफाइन करते हैं, राइट। समझ आया ना कैसे करना है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। राइट, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ ना, एक एग्जांपल कि कैसे आप आरएस निकालोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, जिसमें हम देखेंगे कि यदि अपने पास है ना कोई सेम एटम्स आ जाए, जैसे समझना आप यहाँ पे, है ना। जैसे आपको हमने दूसरा एग्जांपल यदि यहाँ पे दे दिया कुछ इस तरीके से कि कार्बन अपने पास कायरल सेंटर होगा, वो तो ठीक है। अभी हमने आपको कुछ ऐसा दे दिया, ठीक। और दूसरा आप यहाँ पे CH3 को ले लो, ठीक है। यहाँ पे ब्लू प्लेन हमने फिर से हाइड्रोजन आपको दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब देखो एक कार्बन के साथ चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो एक ऐसा हो गया कायरल सेंटर हो गया। अब हमें नंबरिंग देनी है, यहाँ पे प्रायोरिटी करनी है, किसके आधार पर करनी है, एटॉमिक नंबर। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, तो हमने 1 दे दिया। अब दूसरा देखोगे तो इसमें एथिल में भी कार्बन है, मेथिल में भी कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है। जब इस तरीके का ग्रुप आ जाए कि जिसमें आपको पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम मिला, इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, तब हम क्या करेंगे, उसके बगल वाले एटम को देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखो 3 हाइड्रोजन है मेथिल में, इसमें 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, कार्बन का ज्यादा होता है, तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। बात समझना आप लोग, है ना। तो क्या करना है, पहले आपको, यदि जब आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल में ऐसा ग्रुप अटैच है जिसमें पहले एटम का एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है, तो फिर हम उसके बगल वाले, है ना, उसके दूसरे एटम को देखते हैं। और जिसमें भी दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। जैसे आपने देखा एथिल में क्या था, दूसरा आइटम कार्बन था, जबकि मेथिल में तीनों हाइड्रोजन थे। तो कार्बन का ज्यादा होता है तो उसको हमने दूसरा नंबर दे दिया, राइट। देन आप इसको तीसरा नंबर दे दोगे, हाइड्रोजन अपना फोर्थ होता ही है, ठीक है। अच्छा, इन एरो को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद, प्रायोरिटी देने के बाद आपको रोटेशन चेक करना है, 1 से 2, 2 से 3। देखो 1 से 2, 2 से 3 हम जा रहे तो ये कैसे गए हम, ये हम गए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गए। अब देखो फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पे है, बिलो द प्लेन है। ये जो फोर्थ वाला ग्रुप है वो कहाँ है, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन होने पर और हम यदि यहाँ पे जा रहे कैसे, क्लॉकवाइज, तो कैसा हो जाएगा ये आर। तो ये अपना आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इस तरीके से आपको करना है, राइट। अच्छा, एक बार ऐसा देते हैं जिसमें फोर्थ वाला आपका एबव द प्लेन हो, राइट, ऐसा एग्जाम्पल भी करते हैं। जैसे सपोज हमने आपको ऐसा दे दिया, है ना। हाँ, कुछ हमने ऐसा दे दिया, यहाँ पे CH3 दे दिया एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन हमने आपको फ्लोरीन दे दिया, यहाँ पे हमने CH2 CH3 दे दिया। आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लो क्लोरीन को। अब आप इसमें देखना है ना, इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहला काम आपका सेम ही है, राइट। हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, हर बार CH2 CH3 ना देके कुछ अलग दे देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सपोज हमने आपको दे दिया OH, ठीक। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसको नंबरिंग प्रियोरिटी देनी है। किसके बेसिस पे प्रियोरिटी देते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें प्रियोरिटी देनी है, ठीक। देते हैं। तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा इनमें से, Cl का, तो 1 इसको दे दिया।
सेकंड आप देखोगे तो फ्लोरीन का होगा। थर्ड आप देखोगे तो ऑक्सीजन का होगा। नंबरिंग दे दी। एंड फोर्थ में अपना होगा कार्बन का। ठीक। नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे प्रायोरिटी देने के बाद हमें क्या चेक करना है, रोटेशन। कहाँ से कहाँ का, वन से टू, टू से थ्री। तो वन से देखो टू जाए, वन से टू गए, टू से थ्री गए, तो ये कैसे जा रहे हम, क्लॉकवाइज। ठीक है। कैसे गए हम, क्लॉकवाइज। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो फोर्थ वाला ग्रुप है वो कहाँ है, एबव दी प्लेन। तो जब फोर्थ वाला ग्रुप एबव दी प्लेन होगा ना, तो उसका अपोजिट कर देना है आपको, जो हमने बिलो दी प्लेन में देखा था उसका अपोजिट। मतलब क्लॉकवाइज होगा तो एस, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर। ये क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभी एस हो जाएगा। याद रखना। है ना, यहाँ पे हम लिखवा देते हैं एफ, फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप, राइट, कमिंग above the plane, or you can say that attach only above the plane. देन आपको क्या देखना है, देखो वही वन से टू, टू से थ्री, रोटेशन आपको चेक करना है। और इस केस में फिर आप देखोगे कि यदि रोटेशन आपका कैसा आया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आता है तो फिर इसको आप एस बोलोगे, और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसको आप आर नाम दे दोगे। ठीक है, इस तरीके से। तो जो बिलो दी प्लेन में कैटेगरी में आपका था उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अबव दी प्लेन में, राइट। तो सिंपल है, आर एस नोमेनक्लेचर आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी देनी है ना। यदि मान लो एटॉमिक नंबर पहले एटम का सेम है तो उसके फिर दूसरे एटम को आपको देखना है, जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे दोगे। प्रायोरिटी देने के बाद हमें क्या करना है, रोटेशन चेक करना है। हमेशा याद रखना, वन से टू, टू से थ्री ही जाना है। वन थ्री टू उल्ट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हम यहाँ पे ऐसा आ जाते थ्री से टू, नो। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा हमें वन से टू, टू से थ्री ही जाना है। और चेक करना है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। साथ में ध्यान रखना है कि फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच है, बिलो दी प्लेन है कि एबव दी प्लेन है। यदि नहीं होता तो उसको हम लेके आ जाएंगे, एबव दी प्लेन है, बिलो दी प्लेन। ठीक। राइट, ये समझ आया ना आपको, सिंपल था। तो आप सबसे बनने चाहिए, राइट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर जो हम यहाँ पे देते हैं, जैसे आपको हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, आप समझना, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपको हमने एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया, है ना। यहाँ पे हमने दे दिया CHO, यहाँ पे आपको OH दे दिया, बिलो दी प्लेन हाइड्रोजन दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया, है ना। ठीक। अभी आपको क्या देनी है इसकी इसमें देखो, पहले नंबर तो आप क्या देख लोगे कि उसमें कायरल सेंटर है कि नहीं। तो इसमें देखो ये कार्बन कायरल है, क्योंकि चार अलग अलग ग्रुप से अटैच है, राइट। कायरल होने के बाद आपको प्रायोरिटी देनी है। तो देखो सबसे पहले इन सब में देखोगे तो यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, और ये ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। तो इसको नंबर वन दे दिया। इसके बाद आप देखोगे तो दूसरी केस में यहाँ पे इसमें भी कार्बन है, उसमें भी कार्बन, दोनों कार्बन है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है। सॉरी ऑल ऑफ यू। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन है। इसके बाद जब दोनों सेम आ गए तो आप अगला आइटम देखो, तो इसमें क्या है, ओनली हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो हम प्रायोरिटी इसको दे देंगे सेकंड, राइट। और फिर थर्ड प्रायोरिटी हम दे देंगे अपने CHO ग्रुप को, राइट। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो बात समझ आई ना, जब भी आपका एटॉमिक नंबर सेम आ जाए ना, तो हम प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे, उसके साइड वाले एटम, उसके आगे वाले एटम को देख के, है ना। प्रायोरिटी दे दी, बस आप रोटेशन चेक कर लो कि कैसा है, यहाँ से वन से टू, टू से थ्री। जब वन से टू, टू से थ्री जाओगे तो आपका कैसा जा रहा है, आप देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आया। और फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, देखो बिलो दी प्लेन। तो इसको हम बोल देंगे आस कॉन्फ़िगरेशन। समझ आई ना बात, इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा, एक चीज और आप देख लो, जैसे आपको हमने ऐसा दे दिया होता, ठीक है, जैसे सी, जैसे ग्लूकोज का हम लोग करते हैं ना, उसी टाइप की आपको कोई हम सैकराइड दे देते हैं, उसी टाइप की। हाँ ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे ले लेना। OH हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हमने, अच्छा, एबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन भी तो करना है ना, तो इसको हम वो भी करके दे देते हैं। ये सपोज अपना बिलो दी प्लेन है CH, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। ठीक, ये अपना हो गया CHOH। और फिर यहाँ पे हम आपको दे देते हैं एबव दी प्लेन करके हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम यदि इसमें आगे से निकालना हो तो देखो, ये कार्बन अपना कायरल सेंटर है। अब हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन वाले को आप दे दोगे प्रायोरिटी,
अच्छा, इसमें एक वैलेंसी कम है तो H लगा लो आप, हाँ। तो ये तो 1 हो गई। अब आप देखो तो दोनों में क्या है, कार्बन है। इसमें भी कार्बन है और इस वाले में भी कार्बन, तो सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो साइड वाले एटम को देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीजन, अभी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब 2 टाइम्स। याद रखना, जब हम प्रियोरिटी देंगे ना, तो डबल बॉन्ड यदि लगा है तो उसका मतलब वो ऑक्सीजन कितनी बार आया है, 2 बार, 2 टाइम्स आया है, ये समझ के हम उसको प्रियोरिटी देते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला 1 बार, डबल बॉन्ड वाला 2 बार। तो हम ये मानेंगे कि CHO में कितने बार ऑक्सीजन है, 2 बार। तो इसको हम प्रायोरिटी दे देंगे सेकंड। बात समझ आई ना? कि यदि कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या है, उतने सिंगल बॉन्ड। 2 बार 1 बार डबल बॉन्ड आया ना, इसका मतलब वहां पे 2 सिंगल बॉन्ड से वो एटम जुड़ा है। राइट। तो यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड OH था, इसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो का मतलब 2 ऑक्सीजन वहां पे है, राइट। इसलिए हमने उसको सेकंड प्रायोरिटी दी। तो ये ध्यान रखना कि जब मल्टीपल बॉन्ड आएंगे ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो उतने बार आया है वो एटम। राइट, इस तरीके से हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। अब आपको फिर से वही चेक करना है, 1 से 2, 2 से 3 आप जाओगे तो देखो हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। है ना? एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं यहाँ पे। एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पे है? देखो एबव द प्लेन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आर। एबव द प्लेन है ना, तो अपोजिट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इस तरीके से है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड यदि आता है तो उसका मतलब वो एटम उतनी बार आया है। यदि डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वो एटम वहां पे है। ट्रिपल बॉन्ड आया इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स देख के हम उसको प्रायोरिटी देंगे, राइट। जैसे हमने अभी इसमें किया, किसी डबल बॉन्डो को हमने 2 बार ऑक्सीजन मान के सेकंड प्रायोरिटी दी, क्योंकि थर्ड जिसको हमने दिया है COH था, वहां पे एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डो से जो जुड़ा है उसको हमने 2 बार माना है, राइट। तो ये ध्यान रखना कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को मतलब क्या लेते हैं, डबल बॉन्ड का कि वो 2 बार एटम है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि वो एटम 3 बार वहां पे है, होता नहीं है, बस प्रायोरिटी देने के लिए हम ये ऐसा मान के चलते हैं। एक चीज और याद रखना, यदि आइसोटोप्स होंगे, है ना, फॉर आइसोटोप्स, तो आप उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे उनको प्रियोरिटी दोगे। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप आपको पता है ना, कि ट्राइटियम होता है, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। तो ट्राइटियम को प्रियोरिटी सबसे पहले दोगे, फिर ड्यूटेरियम को, और फिर प्रोटियम को। तो यदि आइसोटोप्स आते हैं तो देखो आइसोटोप क्या होते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं समस्थानिक, है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो फिर किसके बेसिस पे प्रियोरिटी दोगे? प्रियोरिटी देंगे हम एटॉमिक मास के बेसिस पे। किसके बेसिस पे देते हैं हम इनको प्रियोरिटी? एटॉमिक वेट के बेसिस पे देते हैं। तो ट्राइटियम का वेट ज्यादा होता है तो उसको प्रियोरिटी दोगे, फिर ड्यूटेरियम, फिर प्रोटियम। तो इस तरीके से ये सारे रूल्स हमने आपको बता दिए शॉर्टकट में, है ना, आपको ध्यान रखने हैं। और आगे इस नोमेनक्लेचर आपको बनना चाहिए, कहाँ यूज होंगे वो अभी हम यहाँ पर समझेंगे। अब चलते हैं हम अपने पर्टिकुलरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन पर, जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पे देखो, हम 2 तरीके से इसको, 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा डाइस्टीरियोमर, एक हो जाएगा आपका एनेंसियोमर। एनेंसियोमर क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे एक लाइन में इसको सिंपल देख सकते हो, या बोल सकते हो नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट, मिरर इमेज। मतलब समझना, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब हो गया जो एक दूसरे को ढक ना सके। आपस में वो मिरर इमेज होंगी, लेकिन कैसी होगी, जो एक दूसरे को ढक ना सके। जैसे आपने अपने होम में यदि आप कभी अपने मिरर में हाथ का अपना देखो, हाथ की इमेज बनेगी जो मिरर के अंदर, वो जस्ट अपोजिट होती है, एक दूसरे को वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगी, है ना। तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब यदि अपने पास उसकी मिरर इमेज है और हम उसको उठा के उसके ऊपर रखें, तो एक दूसरे को परफेक्टली वो क्या ना कर पाए, ढक ना पाए। तो उसको बोलोगे आप नॉन सुपर इम्पोजेबल। और डायस्टेरियोमर क्या होता है, इसमें आप बोलोगे नॉट अ मिरर इमेज, जिसमें वो मिरर इमेज ही नहीं होगी। ठीक है, तो उनको हम डायस्टेरियोमर बोल देंगे। तो इसमें क्या, एनेंसियोमर में वो मिरर इमेजेस तो होंगी, लेकिन कैसी होंगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे समझना, एक एग्जांपल आपको यहाँ पे हम देते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं आपको, जैसे हमने दे दिया CHO। ऐसा कुछ सपोज हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया।
ठीक। एक मॉलिक्यूल है, अब इसकी हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे मिरर इमेज बनाते हैं। ये मान लो हमने इसके सामने मिरर लगा दिया, और इसकी इमेज बनाओगे आप तो कैसे बनेगी, देखो CHO तो जहाँ का तहाँ ही रहेगा। यहाँ पे देखो मिरर के पास में OH था, तो OH इधर आ गया, ये H हो जाएगा। ये Cl इधर था, ये H इधर हो गया। और ये यहाँ पे CH3। अब आप इसको देखो, ये दोनों आपस में कैसी हैं, मिरर इमेजेस हैं, क्या सुपर इम्पोजेबल है। अब सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझना, यदि इस वाले मॉलिक्यूल को उठा के हम इसके ऊपर रखें वापस से, समझना, यदि इस वाले मॉलिक्यूल को हम उठा के इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखें रेड कलर वाले के ऊपर, तो होगा क्या, देखो समझना। यहाँ पे क्या है, देखो लेफ्ट साइड में OH, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, H। सुपर इम्पोज नहीं करेगा, मतलब उसको परफेक्टली नहीं ढकेगा। इधर देखो लेफ्ट साइड में क्या है, Cl, इसके लेफ्ट साइड में H, नहीं होगा सुपर इम्पोज। तो इनको हम बोलेंगे क्या, कि ये दोनों कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जब आपको ऐसी इमेजेस मिल जाएं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आपको मिल जाएं, तो उनको हम आपस में क्या बोलेंगे, कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे कि ये दोनों आपस में एनैंसियोमर हो जाएंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझ गए ना, कि ऐसी मिरर इमेजेस जब आप उसको उसके ऊपर उठा के रखोगे तो एक दूसरे को वो ढक ना पाए, तो उनको आप बोलोगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं वो होते हैं आपके एनैंसियोमर। ठीक है। जैसे मान लो यदि ये आपका डी आइसोमर होता है ना, तो ये फिर आपका क्या हो जाता है, L हो जाता है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को एनैंसियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होता है वो भी समझ लेना आप लोग, देखो। तो डायस्टेरियोमर में क्या होगा, हमने कहा नॉट अ मिरर इमेज, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने आपको ये कंपाउंड दिया, इसको आप ऐसे ले लो कि ये आपका फर्स्ट कंपाउंड था, ये सेकंड कंपाउंड था, और तीसरा हम यहाँ पे बना देते हैं, जैसे हमने सपोज ये बना दिया। ठीक। अब यदि आप इन तीनों को कंपेयर करो, इनमें पहले और तीसरे को कंपेयर करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखो पहले में क्या है, CHO ऊपर है, CH3 नीचे, इसमें भी सेम है। अब HOH को हमने यहाँ पे अलग कर दिया, इसमें OH था राइट साइड में, और इसमें OH कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड में। तो ये कंपाउंड तो सेम है, उस कार्बन से OH ही अटैच है, हाइड्रोजन ही अटैच है, जो इसमें भी अटैच है। बस क्या है ये, आपस में मिरर इमेजेस नहीं है, राइट। सो आपस में जब ये मिरर इमेजेस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट और जो थर्ड होगा, इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, ये आपस में कैसे कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे डाइस्टीरियोमर। बात समझ गए ना। तो जब कंपाउंड वो मिरर इमेज ना हो उसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसकी बॉन्डिंग भी सेम होगी, उसी कार्बन से OH अटैच होगा जिसके साथ पहले में अटैच था, है ना, आपने यहाँ पे देखा। तो जब ऐसा आपको मिले कि वो मिरर इमेज नहीं है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन आपस में वो क्या नहीं है, उनकी मिरर इमेजेस नहीं है, तो आप उनको बोल दोगे डाइस्टीरियोमर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर, राइट। तो पहला दूसरा आपका था एनेंसियोमर, क्योंकि वो मिरर इमेजेस थी, कैसी थी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जबकि आपका जो तीसरा वाला है वो कैसा हो जाएगा आपका, डाइस्टीरियोमर। पहला और दूसरा क्या कहलाएंगे आपस में, वो डाइस्टीरियोमर। तो देखो, एनेंसियोमर में ध्यान रखना कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगी, जबकि डाइस्टीरियोमर में वो मिरर इमेजेस ही नहीं होंगी। बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए, बॉन्डिंग अलग हो जाएगी तो फिर वो इसमें नहीं आएगा ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमर में। हमने क्या देखा था, कि 3D में अरेंजमेंट अलग अलग होता है ना, उनका स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए। यदि स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा तो फिर वो स्टीरियो आइसोमर नहीं कहलाएंगे, राइट। तो ये तो थी दोनों की बात। अब तीसरा यहाँ पे आता है, देखो मीजो कंपाउंड, वो क्या होता है समझना। तो मीजो कंपाउंड के लिए आप ऐसे ले लो कोई एग्जाम्पल, जैसे सपोज हमने दे दिया आपको कुछ ऐसा, तो कलर चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये भी सिंपल है, देखो। एक कंपाउंड है, इसमें अब देखो, जितने भी अभी हमने पढ़ा ना, एनएनसीओमर हो चाहे वो डाइस्टेरियोमर हो चाहे वो मीजो कंपाउंड, सब में कायरल सेंटर तो है। देखो ये वाला जो कार्बन सेंटर है वो कैसा है, कायरल, क्योंकि चार अलग अलग ग्रुप से ये अटैच है, राइट। तो कायरल सेंटर तो होंगे। ठीक है। अब इसमें आप बात करें कि ये मीजो कंपाउंड में मतलब क्या है इसका, देखो समझना, कायरल सेंटर है। अब आप यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल में, यदि हम इसको बीच से कट कर दें, तो ये बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा।
आप यहाँ पे और भी देखो कि यदि हम इस मॉलिक्यूल को ऊपर उठा के इसको ऐसे पलटा के फोल्ड कर दें, जैसे मान लो बुक खुली रखी है बुक, और उसको फोल्ड कर दो अब वापस से, तो क्या होगा, जो इस साइड का पेज है वो इस साइड के पेज से पूरा कवर हो जाएगा। यदि आप बुक को फोल्ड कर दोगे तो वो कवर कर देगी पूरी तरीके से, है ना। डेट मीन्स सुपर इम्पोज कर देगी। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप समझना देखो, क्या है यहाँ पे देखो, ए ओ एच है, यहाँ पे भी ओ एच है, ए एच है, ये भी एच है, और ये सी एच थ्री, तो ये भी सी एच थ्री। मतलब यदि हम इसको देखें तो ये आपस में क्या हो गए, बीच में इस जो प्लेन हमने पास किया है उसने इस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में कट कर दिया, है ना। डेट मीन्स ये क्या होगी इसके लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। याद है ना, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कि एक ऐसा प्लेन जो उस मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में काट देगा, डिवाइड कर देगा इक्वली, है ना। और आप यहाँ पे देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक मॉलिक्यूल के बीच में। तो जब आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिसमें क्या हो, कायरल सेंटर भी हो, और साथ में क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें से पास होती हो बीच में से उस मॉलिक्यूल के, तो हम उसको बोलेंगे मीजो कंपाउंड, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हैविंग एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, इसमें देखो दो कायरल सेंटर हैं, साथ में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप बोल सकते हो हैविंग कायरल सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये आप बताओगे। आप सबको आंसर पता है, लास्ट क्लास में सीखा था हमने कि यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मीन्स, देखो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मेजो कंपाउंड आखिर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, इसमें तो कायरल सेंटर है ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, तो रीजन क्या है उसका वो समझना। देखो इसमें दो कायरल सेंटर है, ठीक, और ये दोनों बीच में से मॉलिक्यूल कट कर दोगे तो आपस में कैसे हैं ये, है ना, एक टाइप से सुपर इम्पोजेबल टाइप की मिरर इमेजेस हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो होता क्या है, जैसे ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है उसमें जब आप देखोगे तो उसकी वजह से जो रोटेशन आएगा वो एक डायरेक्शन में आएगा, जैसे हमने आपको बताया था ना, डी और एल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे समझना कि मेजो कंपाउंड में क्या होता है, मान लो ये वाला कायरल सेंटर जो था, इसने ऑप्टिकल जो लाइट थी, है ना, जो प्लेन पॉलीगाइड लाइट थी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, और जो नीचे वाला होगा वो उसको कहाँ घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एक दूसरे के जो इफेक्ट हैं यहाँ पे, रोटेशन वाला, जो प्लेन पॉलीगाइड लाइट को रोटेट कर रहे थे, वो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल। एक ने क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इक्वली उसको रोटेट करेंगे। तो वहां पे आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा, रोटेशन, ऑब्जर्वेशन और बोलो आप, कि उस लाइट में कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखना इनमें क्या पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल सेंटर तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। क्यों रोटेशन नहीं दिखाते वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक कायरल सेंटर उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, इसलिए, राइट। तो ये तो होगी नॉर्मल सी बातें कि होते क्या है आखिर ये सब। अच्छा आप एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हमने आपको बताया ना एनएंसियोमर, यहाँ पे आपको हमने बताया लास्ट स्लाइड में कि एनएंसियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। आपको ये भी बताया कि यदि इनमें से एक डी होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये जो स्मॉल डी स्मॉल एल जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं, इसे हम मॉलिक्यूल में देख के नहीं बता सकते कि वो डी होगा कि एल, कुछ भी हो सकता है, वो रोटेशन पे डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहा है पीपीएल को, कि एंटी क्लॉकवाइज, राइट। पीपीएल मीन्स प्लेन पॉलीगाइड लाइट, है ना, लास्ट क्लास में देखी थी हमने। तो उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंटली होता है, तो इसको हम देख के नहीं बता सकते। हाँ लेकिन ये है कि यदि दो एनएंसियोमर है तो उसमें एक डी होगा और एक एल होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, आप लोग नोट कर लेना, जिसको हम बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है, तो ध्यान रखना, रैसिमिक मिक्सचर होता है 50-50%, है ना, है ना, 50-50% मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर। जैसे मिक्सचर में हमने कहा आपके पास दोनों होंगे, है ना, तो 50% डी होगा, 50% एल होगा, उसको बोलते हैं हम रैसिमिक मिक्सचर। 50-50% का मतलब समझे ना, कि आधा उसमें से होगा डी वाला एनेंशियोमर, आधा उसमें से होगा एल वाला।
तो इक्वली बिल्कुल मिक्सचर हो जिसमें 50-50% दोनों एनेंसियोमर मिक्स हो, उसको हम बोलते हैं ऐसे मिक्सचर को क्या, एनेंसियोमरिक मिक्सचर। याद रखना, एनेंसियोमर की सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, सारी प्रॉपर्टी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये सारी चीजें उसकी सेम होती हैं। बस क्या अलग होता है एनेंसियोमर्स का, ऑप्टिकल रोटेशन। जो हमने बताया था ना कि जो पीपीएल को रोटेट करेंगे वो लाइट को, तो यदि एक एनेंसियोमर उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एनेंसियोमर एंटी क्लॉकवाइज। तो एनेंसियोमर्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं एक्सेप्ट क्या, उसका वो जो रोटेशन होता है ऑप्टिकल लाइट का वो, एक्सेप्ट उसका रोटेशन, है ना, बाकी सारी चीजें उसकी सेम होती हैं। जबकि डायस्ट्रियोमर में आप देखोगे तो उसकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग अलग होती हैं, राइट। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब आपको यहाँ पे एक चीज बताते हैं कि हम आखिर, एक तो यह है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख के पता कर लो कि वो एनएंसियोमर है कि नहीं है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है कि नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, देखो आरएस नोमेनक्लेचर। उससे कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं, है ना। जो हमने वहां पे एग्जाम्पल दिया था वो उसी को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने एग्जाम्पल दिया था आपके लिए CHO, OH और Cl वाला दिया था, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ठीक है। तीनों हम फिर से यहाँ पे बनाएंगे और इनमें आरएस निकाल के देखेंगे, ठीक। तो आपको हमने कुछ ऐसे दिया था, CHO था, एक साइड OH। थोड़ा सा आप इसको बड़ा सा बना लेना ताकि आपको क्लियरली पता चले कि इनमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। एक चीज ध्यान रखना, जो इसको हमने बनाया इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिशर फॉर्म। इस तरीके से जो लाइन में हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिशर फॉर्म आप बोल सकते हो, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जो बीच में लाइन है ना उसका मतलब है ऐसी डैश लाइन, ठीक। और जो आपकी इधर लाइन लगी हुई है उसका मतलब क्या है, अबव द प्लेन। बात समझ आई ना आपको। जो बीच में लाइन्स है उसका मतलब है बिलो दी प्लेन वाली लाइन्स है वो। और जो यहाँ पे लगी हुई है वो सॉलिड लाइन्स हैं, आपकी बेज लाइन्स हैं। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल है। अब तो आप निकाल दोगे ना आगे, क्योंकि हमें यही तो पता करना था कि कौन सा एबव दी प्लेन है कौन सा बिलो दी प्लेन। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक। निकालते हैं इसमें आगे। तो सबसे पहले एक तो ये कार्बन अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, एक कार्बन, दो कार्बन यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर दो हैं, तो दोनों में हम क्या निकालेंगे, आरएस। तो पहली प्रायोरिटी आप इसको दे दोगे। दूसरा देखो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। Cl का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो दूसरी प्रायोरिटी हम इसको देंगे। एंड देन ऑब्वियसली तीसरी आपका ये हो जाएगा, चौथा ए। रोटेशन चेक करो आप, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे हम, तो कैसा आएगा आपका ये, एंटी, सॉरी, एक क्लॉकवाइज आ गया आपका, राइट। ये क्लॉकवाइज है, फोर्थ वाला कहाँ पे है, देखो एबव द प्लेन। क्लॉकवाइज एबव द प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलोगे आप एस। तो पहले कार्बन का एस आ गया। सिमिलरली दूसरे का देखोगे आप तो इसको 1 प्रायोरिटी दोगे, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो 1 से 2, 2 से 3 आप जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, और फोर्थ वाला है एबव द प्लेन है तो ये कैसा हो जाएगा, आस। पहला निकाल दिया आपने, परफेक्टली फाइन। ये पहले मॉलिक्यूल का आ गया। सिमिलरली सेकंड मॉलिक्यूल का निकालते हैं। सेकंड आपको हमने इसकी मिरर इमेज दी थी, ऐसे दी थी ना। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मिरर इमेजेस का भी आरएस निकाल के देख लेना है। तो आपको यदि नहीं समझ आया आप ऐसे बना लोगे इसको, डैश लाइन और बीच वाले की क्या है, सॉलिड लाइन, इस तरीके से बीच लाइन होती है। समझ आया ना। फिशर फॉर्म में यदि हमें आरएस निकालना होगा तो उसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखो फिर से आरएस निकालते हैं, तो देखो 1 प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड वाली प्रायोरिटी, ये फोर्थ। 1 से 2, 2 से 3 जाओगे तो देखो ये कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ वाला है एबव द प्लेन है तो कैसा हो जाएगा, आर, राइट। सिमिलरली नीचे वाले का देखो आप, तो यहाँ पे देखो पहली प्रायोरिटी Cl को दोगे आप, दूसरी आप इस कार्बन को जिसके साथ OH अटैच है, फिर तीसरा अपना ये कार्बन है, चौथा। तो यहाँ से देखो 1 से 2, 2 से 3 गए हम, तो कैसे गए, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ वाला कहाँ पे है, एबव द प्लेन है, ठीक। अच्छा, दो इसमें थोड़ी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, है ना, क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं। देखो पहले वाले में था ये कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। आप लिखते जाना, पहली बार में आपको लिखना पड़ेगा तब आपको क्लियर होगा, हाँ। इसमें कैसे गए हम, देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फोर्थ वाला प्रायोरिटी जो ग्रुप है
वो कहाँ पे है, एबव द प्लेन, तो क्या हो जाएगा ये एस। तो आप यहाँ पे देखो, पहले मॉलिक्यूल में जो कार्बन का एस था और दूसरे कार्बन का आर, पहले कार्बन का क्या था एस, दूसरे का आर, दूसरे मॉलिक्यूल में वो एस से क्या हो गया आर, और आर से क्या हो गया एस, हो गया ना। इस तरीके से जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उनको हम बोलते हैं एनेंसियोमर। राइट। एक बार फिर से आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखो समझना, अपने पास मॉलिक्यूल ऐसे थे। अभी तीसरे वाले का हमने नहीं किया कैलकुलेट, उसको भी हम करेंगे, है ना, डोंट वरी। तो हमें क्या करना है, इनका आरएस निकाल के, हमने आरएस निकाल के देख लिया ना, देखो यहाँ पे लिख देते हैं। पहले वाले का क्या आया था, इसका एस और इसका आर, और इसमें क्या हो गया, एस का हो गया आर और आर का हो गया एस। इस तरीके से जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, एस का आर, एस आर का एस हो जाए ना, तो उनको हम बोलेंगे फिर एनेंसियोमर। तो अभी आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना, सॉरी, है ना, अभी आपको ये बिल्कुल नहीं देखना कि वो मिरर इमेजेस हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, है ना, आप सीधा चेक कर सकते हो। कैसे, आगस निकाल के, समझ आया ना। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा दिया था, देखो। अब इसको ऐसे में निकाल देते हैं ना, वो आपको तरीका समझ गए ना, कि जो बीच वाली लाइन है वो बिलो दी प्लेन बनती है, बाकी वाली जो बेज लाइन बनती है, डैश और बेज लाइन कैसे बनाते हो, है ना। तो डैश लाइन बीच वाली होती है और साइड वाली कैसे होती है, वो आपकी बेज लाइन होती है, राइट। यहाँ पे देखो, पहली प्रायोरिटी इसको दोगे आप, दूसरी इस कार्बन को क्योंकि उसके साथ सीएल अटैच है, और तीसरी इसको दोगे आप, और चौथी इसको। 1 से 2, 2 से 3 आप जाओगे तो इस तरीके से गए हम, कैसे थी ये रोटेशन, कैसा है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, और फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पे है, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन है तो कैसा हो जाएगा ये आर, ठीक। इसी तरीके से नीचे वाले का निकाल के देखते हैं, देखो इसमें प्योरिटी पहले सीएल को, दूसरी इस कार्बन को जिसके साथ ओएच अटैच है, राइट, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा। अब 1 से 2, 2 से 3 जाओगे आप तो कैसे गए हम, देखो ये आपका हो गया, कैसा हो गया, देखो एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी हो गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो गया रोटेशन आपका, राइट। एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हमने फोर्थ प्रायोरिटी दी वो कहाँ पे है, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन है तो ये भी कैसा हो गया आर। तो यदि आप अब इसको पहले वाले से कंपेयर करो, पहला वाला और ये लास्ट थर्ड वाला, इन दोनों को यदि आप कंपेयर करो तो देखो, देखने से क्या पता चलेगा, पहले वाले में क्या था, देखो पहला कार्बन था एस और दूसरा कार्बन था आपका क्या आर। तो यहाँ पे आप देखोगे एस का क्या हो गया, देखो आर, और आर का तो आर रहा। मतलब समझ आया ना, किसी एक कार्बन का यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो उसको आप बोलोगे डाइस्टीरियोमर। बात समझ गई ना, तो पहला और तीसरा वाला कैसा हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। तो एक चीज क्लियर हुई ना, कि जब आपको इमेज देख के, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के ये पता नहीं चल रहा हो कि वो डायस्टिरोमर है कि एनेंसियोमर है ना, कि मीजो कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, उसके मीजो तो आप देख के समझ जाओगे क्योंकि बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री रही होगी उसमें, हाँ। बाकी इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आगे से निकाल के हम आसानी से बता सकते हैं कि वो कैसे हैं, राइट। तो कैसे हमने देखा, यहाँ पे समझना आप लोग, कैसे हमने देखा, देखो एनेंसियोमर के लिए आपको हमने क्या बता दिया, यानी पहला स्ट्रक्चर यदि आपको गिवन है, दूसरा गिवन है उसी मॉलिक्यूल का, ठीक। याद रखना बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए। हम क्या चेक करेंगे, आर एस, यदि आर का एस हो गया और यदि एस होता तो उसका आर हो जाए, तो वो आपस में क्या होंगे, एनेंसियोमर। यदि मान लो उसमें दो कार्बन थे, दोनों का क्या था, आर आर था, तो आर आर से वो किस में बदल जाएगा, एस एस में बदल जाएगा। यदि एस एस होता तो आर आर में, यदि मान लो आर एस था तो आर एस से किस में हो जाएगा, एस आर में बदल जाए। तो इस तरीके से यदि वो दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा ना, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके एनेंसियोमर। जबकि डायस्टीरियोमर में क्या होगा, उसको भी आप देख लो। देखो डायस्टीरियोमर में क्या होगा, देखो डायस्टीरियोमर में यदि अपने पास
एटलीस्ट देखो डायस्ट्रियोमर के लिए आपको दो कार्बन तो मिलेंगे, एक कार्बन होगा तो फिर उसमें डायस्ट्रियोमर नहीं होगा। कम से कम दो कायरल सेंटर तो वहां पे आपको रहेंगे ही रहेंगे, राइट। एक कार्बन में डायस्ट्रियोमर नहीं होगा, हमेशा वैलेंसियोमर बन जाएगा वहां पे वो आपका। तो डायस्ट्रियोमर में क्या हो सकता है, देखो आपके लिए यहाँ पे, जैसे हमने आपको लिए दे दिया आर और एस, या फिर आर आर अपने पास था, तो इसमें क्या हो सकता है, इनमें से कोई एक बदल सकता है, आर एस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है एस आर। किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, ठीक। तो उसको आप बोलोगे फिर क्या, यदि आपके पास जैसे एस एस होता तो उसमें से भी सेम था कि किसी एक का बदल जाता कॉन्फ़िगरेशन, तो आप उसको बोलोगे डाइस्टीरियोमर, राइट। तो पहली बात तो वो मिरर इमेजेस ही नहीं होंगी। और यदि आपकी फिर वो आप उसमें कैसे देखोगे, आर एस देख के करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि आर आर वाले का आर एस हो जाएगा या एस आर हो जाएगा। तो किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो डाइस्टीरियोमर, दोनों कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो फिर एनेंटियोमर वो आपके हो जाते हैं। बात समझ आई ना। तो इस तरीके से आर एस नोमेनक्लेचर हमें हेल्प करता है। याद रखना, देखो हमने आपको ये बनाना भी बता दिया। जो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका मतलब समझ आया ना, कि जो बीच वाली लाइन है वो डैश लाइन होती है, और जो साइड वाली लाइंस होती हैं वो बेज लाइन होती हैं। इस तरीके से आप इसको बना लोगे, हाँ। तो जब भी आपको फिशर फॉर्म में मिले स्ट्रक्चर तो उसको आप ऐसे बना सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप आगे नोमेनक्लेचर उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये तो बात थी इनएंसियोमर और डायस्टेरियोमर्स की और मीजो कंपाउंड की, राइट। और ऐसे में मिक्सचर भी हमने देख लिया जिसमें 50-50% मिक्सचर होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो 50% आर प्लस 50% एस। 50% आर होगा, 50% एस मिक्सचर होगा एनेंसियोमर का, तो आप उसको बोलोगे रैसिमिक मिक्सचर। तो ये भी आपकी डेफिनेशन ठीक हो जाती है, राइट। अब बात आती है कि हम ऑप्टिकल टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए देखो आपका ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। कैसे करते हैं आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखो कि यदि आपके मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट, इफ मॉलिक्यूल हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन उसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होंगे, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, और आप बोल सकते हो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कितने कायरल कार्बन सेंटर हैं वो, ठीक। जैसे यदि हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वही वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो अभी तक हमने किया है। तो इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ठीक। अब आपको ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, आपसे उन्होंने पूछ लिया टोटल कि कितने एनेंसियोमर हैं, कितने इसमें रेसिमिक मिक्सर होंगे, कितने टोटल आइसोमर्स होंगे, ऐसा कुछ पूछ लिया आपसे, राइट। तो आप क्या करोगे, इसमें देख लोगे कि कितने कायरल सेंटर हैं। एग्जाम में आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन रहेगा, आपसे पूछेंगे कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर। तो आपको क्या करना है, इसमें देख लिया कि कितने कायरल सेंटर हैं, 2, तो एन की वैल्यू हो गई 2, ठीक। अब आपसे पूछा उन्होंने टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, हमने बताया ना 2 की पावर n, तो आप बोल दोगे 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 2 4, तो इसमें 4 बनेंगे। आपसे पूछ लिया कि कितने एन एन से एक पेयर बनेंगे, तो अभी ऑल ऑफ यू, कितने एन एन से एक पेयर बनेंगे, a/2। ये क्या है, ऑप्टिकल फॉर्म का हाफ कर दोगे तो a/2 करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 2, और 2 मिलेगा आपको गैसेमिक मिक्सचर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो एक अब की बात है जब मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। यदि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तब, तो उसके लिए देखो फॉर्मूले आपके थोड़े से बदल जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, लास्ट में हमने देखा कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी तो देखो मीजो फॉर्म कितने थे, 0। क्योंकि मीजोमेरिक फॉर्म में क्या होता है कि वहां पे आपको हमने बताया था ना मीजो फॉर्म में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वहां पे कोई मीजो कंपाउंड नहीं होगा, है ना, मीजोमेरिक फॉर्म नहीं होगा। यहाँ देखो, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है और अपनी एन की वैल्यू कैसी आई, इवन आई, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल जो हमने आपको अभी दिया था, जैसे मान लो ये हो गया, तो इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली दिख रही है हमें, है ना। कितने कायरल सेंटर है, आप कायरल सेंटर देख सकते हो, एक तो ए वाला कार्बन और एक ए वाला कार्बन, दोनों कायरल हैं तो 2 कार्बन से, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, 2, इवन है। तो यदि इवन होती है तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होंगे, 2 की पावर n-1, राइट। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 2 की पावर n-1 कहोगे तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनेंगे। कितने एनेंसियोमर पेयर बनेंगे, तो 1। कितना गैसमिक मिक्सर होगा, 1। और मीजो कंपाउंड कितने होंगे आप यहाँ से निकाल दोगे, 2 की पावर n/2 -1 करके, राइट। तो यदि आप निकालोगे तो इसका केवल एक ही मीजोमेरिक फॉर्म बनेगा,
ये बस होगा। n/2 रखोगे तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। और कितने आइसोमर टोटल होंगे, तो A+M। M क्या है, मेजो कंपाउंड। और ए क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। बात समझ आई ना। एक इस केस में लगेगा आपका, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एन की वैल्यू कैसी है, इवन। सिमिलरली जब एन की वैल्यू ऑड होगी तो उसमें आपका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, 2 की पावर n - 1 एंड -2 टू दी पावर n - 1/2। ये फॉर्मूला हो जाता है उस केस में। तो वैसे इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हमने आपको ये फॉर्मूले दे दिए कि बाय द वे यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर इसमें बनेंगे, कितने एनेंटियोमरिक पेयर फॉर्म होंगे, कितने रैस्मिक मिक्सचर इसमें बनेगा कितना, तो वो आप स्ट्रक्चर देख के उसमें कारल सेंटर एसिमेट्रिक सेंटर पता करके आसानी से इसके आंसर कर सकते हो, यदि आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो। बहुत ही सिंपल है, देखो मेजर फॉर्म इसमें n - 1/2 कर दिया, और जब अपने पास कैसा था, इवन था, तो n/2 - 1 कर दिया था। समझ आया ना। तो सेम फॉर्मूलेस होते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखना। आई होप आपको आर एस निकालना आ गया होगा, राइट। कि आर और एस नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। साथ में आपको ये समझ आ गया कि डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, एनेंसियोमर क्या होते हैं, है ना। और आप बोलोगे कि जो मीजो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, और तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गए होंगे, राइट। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, राइट। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं, है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेंगे, है ना, लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है इसको। देखो ये रहा वो क्वेश्चन। हम्म। ठीक है। अच्छा ऐसा है, एक ऐसा करते हैं यहाँ पे, बैठे ना, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देते हैं, कुछ ऐसे ले लो आप। एक ये हो गया। ये सेकंड हो गया। ये आपका थर्ड हो गया, ठीक। और फोर्थ और दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है। आपका काम क्या रहेगा, आपको यहाँ पे बताना है रिलेशन। सॉरी। ठीक है, आपको किन किन का, देखो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, सेकंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या रिलेशन है, राइट। अच्छा आप चाहो तो सेकंड एंड फोर्थ भी ले सकते हो, सेकंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ में भी बता सकते हो, ठीक है। तो इन सब में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि आखिर इनमें क्या रिलेशन है, वो एनेंटियोमर है कि डाइस्टेरियोमर्स है कि मीजो कंपाउंड है ना। वो आपको यहाँ पे बताना है, देख के पता चल जाएगा। आर एस नोमेनक्लेचर भी निकालना, आर एस भी बताना है ना। पहले तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में आप आर एस भी निकाल दोगे, आर एस निकालने के बाद फिर इसमें रिलेशन देख लेना कि वो किस तरीके के हैं, कंपाउंड एनेंटियोमर है कि डाइस्टेरियोमर है ना। तो एक बार रिविजन करना, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है कि इनमें क्या रिलेशन है, कि वो एनेंसियोमर है कि डाइस्टीरियोमर है कि आपके मीजो कंपाउंड है ना। और जो भी डिफिकल्टी फेस हो वो आपको कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेनी है, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपना। तो अभी हम आपको कन्फर्मेशंस के बारे में बता देंगे, फिर अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे, राइट। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि कैसे आरएस निकालते हैं, कैसे एनेंसियोमर्स डाइस्टेरियोमर को पता करेंगे आरएस का यूज करके, और नॉर्मली कैसे पता करते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यदि नहीं किया है अभी तक तो, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।